दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में कल सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टियां रवाना। पहले चरण के कई निर्वाचन क्षेत्रों की आज भी हुई मतगणना। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस के नेताओं ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, जताई दावेदारी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का किया उद्घाटन। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के पोस्टर का हुआ विमोचन। और जिला प्रशासन, आईएमए और झांसा के बीच सहमति बनने के बाद देवघर सदर अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, मरीजों को राहत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साल 2030 से पहले ही पेट्रोल में 20% एथोलेन के मिश्रण के लक्ष्य को 2025-26 में ही प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक्स को मंजूरी प्रदान की है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन के तहत देश में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल सवेरे 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में रांची के नगड़ी, इटकी, बेड़ो, लापुंग और कांके प्रखंड में भी मतदान होगा। मतदान को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां से आज सवेरे ही सभी पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया जा रहा है। गिरिडीह में भी दूसरे चरण में जामा, तिसरी, देवरी और बेंगाबाद प्रखंड में कल ही वोट डाले जाएंगे। यहां से भी निर्धारित बूथों के वास्ते पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई। अन्य जिलों से भी मतदान दल अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। नगड़ी ब्लॉक में जा रहे हैं पंचायत समिति का चुनाव के लिए, और ये ललगुटवा में हम लोग को बूथ नंबर 90 में पड़ा है। जी सर, हम लोग वोटिंग कराने जा रहे हैं और मतदान कर्मी हैं, और मेरा नाम दीपक खाखा हुआ और मेरा बूथ संख्या 284 है। और मुझे जहां पड़ा है वो यूपीजी कोला कनाडो मिडिल स्कूल है, और जोश का माहौल है और खुशी खुशी हम लोग जा रहे हैं। अभी सामान प्राप्त कर रहे हैं। बड़ाई प्रेजाइडिंग बूथ नंबर 90 है और लालगुटुआ मेरा बूथ पर पड़ा हुआ है। हम लोग अपना मतदान कर्मी के साथ मिलकर जा रहे हैं मतदान कराने के लिए। ये 3 स्तरीय मतदान चुनाव का आज दूसरा फेज में ड्यूटी पड़ा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोडरमा में भी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल कोडरमा के सदगावा, मरकच्चो और डोमचांच प्रखंड में वोट डाले जाएंगे। कोडरमा के सदगावा, मरकच्चो और डोमचांच प्रखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज मतदान कर्मियों के बीच चुनाव सामग्री का वितरण हुआ, जिसके बाद पोलिंग पार्टियों को संबंधित सेक्टर तथा क्लस्टर के लिए रवाना कर दिया गया। पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। सामान एक ही जगह अवेलेबल है। बक्सा जैसे हो गया या व्यवहारित होने वाली सारा सामान जितने भी है
ब्लड पेपर वगैरह दुनियादारी जितना सब एक ही जगह हम लोग को उपलब्ध है। नहीं, कहीं नहीं भटकना पड़ रहा, सब एक ही जगह सब उपलब्ध है। अभी यहाँ पे सारा चीज को हम लोग मिलान कर रहे हैं। हम लोग को सूची दिया गया है, उसमें सारे चीजों को हम लोग को मिलान करना है। हम लोग उसकी मिलान कर रहे हैं कि हमारे सारे सामग्री सही है और सब चीज है कि नहीं हमारे पास। इधर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिलाते हुए मतदाताओं से भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। एकदम निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने का प्रयास करें। आप लोग एकदम दिल से जो है अपना जो विवेक है उसका इस्तेमाल करिए और सही कैंडिडेट को चुनिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में कोडरमा के सतगावा, मरकच्चो और डोमचांच प्रखंड में कुल 542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 51 महिला बूथ है। इस चुनाव के माध्यम से कुल 652 सीट के लिए 1036 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल मत पेटियों में बंद हो जाएगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। रांची के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर बल दिया है। रांची में आज उन्होंने पंचायत चुनाव कर्मियों को संबोधित किया। प्रभारी उन सभी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आज अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे और कल वोटिंग कराकर आप, जिला प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है और एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे प्रथम फेज में हम लोगों ने निर्भीक और भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है, इसी वजह से आप द्वितीय फेज में भी आप लोग सेक्टर के पदाधिकारी और डीएसपी साहब है, उसके पास सिक्योरिटी है, तो 20 सिक्योरिटी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही बॉर्डर जो इलाके हैं छोटी के कुमला, काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। कहीं कुछ पैनिक होता है 10 से 15 मिनट तक आप उसको होल्ड कीजिए, 10 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद आपके पास। राज्य के कई जिलों में आज भी पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतगणना हुई। कल विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक वोटों की गिनती हुई थी। बाकी बचे पदों की मतगणना के लिए आज सवेरे 8 बजे से मतगणना हुई। कल और आज की मतगणना में कई विजेताओं की भी घोषणा हुई, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खुशियों का सिलसिला चल पड़ा। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों ने आज सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और सीट पर पार्टी की दावेदारी जताई। गौरतलब है कि राज्य की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आगामी 10 जून को चुनाव कराया जाएगा। वो भी कर्तव्य बनता है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब चर्चा होती है तो सारी बातों पर होती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग डिफेम करने पर लगे हुए हैं। तुरंत से राजभवन जाते हैं, तुरंत से दिल्ली चले जाते हैं। वो सिर्फ मीडिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम बहुत सीरियस हैं और हम राज्य के लोगों के प्रति सीरियस हैं, लेकिन लोगों को ये पता है कि सत्ता की बेचैनी में दिल्ली से रांची, रांची से दिल्ली दौड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य की महागठबंधन सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की जगह तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि जनहित के सवाल को भाजपा सड़क से सदन तक उठाती रहेगी। इस बीच श्री सिन्हा ने आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने के कई कार्यक्रम तैयार किया है। इसकी जानकारी आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम ने दी। अपनी बातों को रखे थे। मैं उस संदर्भ में 2-3 बातें आपके सामने करना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री जो हुई है, 2 लाख लोगों को रोजगार, 15 लाख लोगों को बैंक के खाता में सभी का जाएगा। इसकी विचारधारा धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरी तरफ ट्विस्ट करके उसको
गुमराह करना चाहते हैं आम जनता को। रांची में आज वामपंथी दलों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें समसामयिक विषयों पर मंथन हुआ। वामपंथी दलों ने इस दौरान भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने की बात कही। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1829 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2549 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 15,647 सक्रिय मामले शेष हैं। 0.57% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.42% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ कोरोना वीरों ने इस घातक महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिले अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ी है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,91,65,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जिला प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद देवघर सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले लिया है। पिछले दिनों मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में झांसा और IMA के आह्वान पर चिकित्सक आंदोलनरत थे। देवघर के पुराने सदर अस्पताल स्थित IMA हॉल में IMA, झांसा और SDO समेत अन्य अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा समेत 3 मांगों पर सहमति बनी। प्रधान सचिव या अभी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा होना था, तो ऐसी बात उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है और ये लोग भावना में आके जो है निर्णय लिए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्राइक जो है अभी कॉल अप किया गया है। शर्त यही है कि 1 सप्ताह के अंदर जो मेन दोषी है उसकी भी गिरफ्तारी हो। देवघर के SDO दिनेश कुमार यादव ने भी बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया और चिकित्सकों की सुरक्षा पर बल दिया। वाले बेहतर बता पाएंगे, बट 1-2 दिन की और मांग है, तो उस पर अभी शायद वो पकड़ में नहीं आए हैं, तो अभियान चल रहा है और उसको जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी उनको भी हम पकड़े और कार्रवाई उस पर करें। सिविल सर्जन CK शाही ने हड़ताल समाप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि डॉक्टरों की सभी मांगे जायज हैं, जिन्हें संज्ञान में लिया गया है। 1 सप्ताह में जो हमारे जितने भी कल्प्रिट हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं होती है तो वापस पुनः हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और इस बार इमरजेंसी सेवा भी पूर्णतः बाधित रहेगी पूरे शहर का। आश्वासन क्या मिला है? उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में मैं गिरफ्तार कर लूंगा और सिक्योरिटी भी मुहैया कराई जाएगी सदर अस्पताल के। गौरतलब है कि देवघर सदर अस्पताल में 2 दिन पहले एक मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों से दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद से अस्पताल में चिकित्सा सेवा लगभग ठप सी हो गई थी। केवल आपातकालीन चिकित्सा सेवा ही बहाल थी, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से आज ऋषि शाहदेव के नेतृत्व में आर्ट ऑफ लिविंग के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की और उन्हें राज्य में संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड के जनजातियों के विकास से संबंधित मुद्दों पर कुछ देर चर्चा हुई। निलंबित IAS पूजा सिंघल मामले को लेकर आज ED ऑफिस में बिल्डर विनय सरावगी से पूछताछ हुई। ED ने उनसे जैन समाज से जुड़ी कुछ जमीन के मामलों के बारे में जानकारी ली। इधर ED ने मामले के अनुसंधान के सिलसिले में प्रौद्योगिकी कंपनियों से भी संपर्क साधा है। आपस में बात कर रहे थे ये आरोपी और इस ऐप से एजेंसी को बातचीत के असली गुनाहगारों तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। यही कारण है कि एप्पल के सहयोग से ED असली गुनाहगारों को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है।
देखिए निखिल, मैं बता दूं कि ये फेस जो टाइम एप्लीकेशन है वो बेसिकली एप्पल की सेटिंग में ही उपलब्ध है। अगर आप एप्पल की सेटिंग खोलेंगे तो वहां पर ये ऐप आपको मिलेगा। आप जैसे ही आप इस ऐप को एक्टिवेट करते हैं तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं। या तो एक एप्पल का जो नंबर होता है आप उसे डालकर किसी से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसको भी डालकर आप बात कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है ईमेल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का आज उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री ठाकुर ने भारत में फिल्म प्रोत्साहन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी फिल्मों के ऑडियो विजुअल सह निर्माण और शूटिंग के लिए $2,60,000 की सीमा के साथ 30% तक नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एंड शूटिंग ऑफ फॉरेन फिल्म्स इन इंडिया विद अ कैश इंसेंटिव ऑफ अप टू 30% with a cap of $260,000, and in the case of foreign films being shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower in India. कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के पोस्टर का अनावरण किया। Festival aims at providing a common platform for filmmakers from across the globe. Where they showcase their talent and put forth the excellence of cinema from all over. Bringing together film cultures, the festival allows the understanding of various social and cultural ethos and appreciation. और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी उपायुक्त ने आज बिरसा कॉलेज परिसर अवस्थित बहुउद्देशीय भवन में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन के लिए आज 485 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। सिमडेगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सिमडेगा कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों का आज रवाना किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, चुनाव कर्मियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को जिले में स्वच्छ व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। कोडरवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन और जिले के आमजनों की सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अलग अलग प्रखंडों के नियंत्रण एवं निगरानी के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष के सभी नंबर मतदान दिन के सुबह 6 बजे से कार्यशील रहेंगे। कोडरमा के प्रशासनिक अधिकारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जेजे कॉलेज झुमरी तलैया में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची में भोजपुरी युवा विकास मंच के अध्यक्ष सह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कला मंच झारखंड के पूर्व संयोजक उभरते भोजपुरी गायक आशुतोष द्विवेदी के जन जागरूकता गीत मन की बात की लॉन्चिंग की। सांसद संजय सेठ ने रांची में रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले एक व्यक्ति के पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस लोकतंत्र की ताकत बताया। श्री सेठ ने कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र रांची के राहे पंचायत को विकास की राह अब कृष्णा जी दिखाएंगे।
गुमला के भरनो थाना स्थित भरगांव में अज्ञात अपराधियों ने एक पारा टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है। ये पारा टीचर ईंट भट्टा में मजदूरों को भेजने का काम भी करते थे और उन्हें अपराधियों की ओर से धमकी भी मिली थी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के दर्जे की बारिश और कुछ क्षेत्रों में लू का प्रकोप भी बना रहा। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जामताड़ा में सर्वाधिक 56.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यह हालात आगामी 24 मई तक बने रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में 22 मई तक वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून निरंतर और आगे बढ़ रहा है। रांची रेल मंडल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है और यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया एवं लोहरदगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रांची रेल मंडल द्वारा एक निःशुल्क वाटर कूलिंग मशीन लगाया गया है। धनबाद जिले के बाघमारा में आरपीएफ की टीम ने पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से एक बैग में 18 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1,88,000 रुपये आंकी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज राज्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संग्रहालय दिवस पर राजधानी रांची के मुरहबादी स्थित टीआरआई संग्रहालय में विज्ञान एवं जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, आयाम एवं चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर टीआरआई के निदेशक रणेंद्र कुमार ने राज्य के समृद्ध इतिहास को सजाने के लिए संग्रहालयों को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत पर बल दिया। दूसरा एक ट्राइबल म्यूजियम हमारे यहाँ है, थर्ड अभी शहीदों वाला म्यूजियम बिरसा जेल में खड़ा हुआ है। तो एक तो ये तीनों अलग अलग नहीं होना चाहिए था, कोई ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए थी कि तीनों चीजें एक ही जगह हों ताकि कोई भी पर्यटक आए या दर्शक आए तो उसको चीजें समझ में आए। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी संग्रहालय, विज्ञान एवं जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, आयाम और चुनौती विषय पर अपनी बातों को रखा। भारतीय संस्कृति के संबंध में लोग शोध करते थे, रिसर्च पेपर पढ़ते थे उस संस्था में, और भारतीय कला संस्कृति की प्राचीन वस्तुओं को भी संग्रह करते थे। नई चीजों को प्रयास किया गया है और डिस्क्रिमिनेशन का खास तरीका जो है वो लाया गया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है डिस्क्रिमिनेशन के प्रयास किए गए हैं। दुनिया भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की परंपरा है। इस खास दिवस के जरिए जन सामान्य में संग्रहालय की महत्ता और उन्हें ऐतिहासिक कहानियों से रूबरू कराने के लिए किया जाता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में नमक कारखाने में एक दीवार गिरने से 30 से ज्यादा श्रमिकों के दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनेताओं ने घटना पर दुख जताया है। मोरबी के हलवद से आए नमक के कारखाने में दीवार गिरने की वजह से 30 श्रमिकों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। ये खबर मोरबी के हलवद से है और जीआईडीसी में सागर सॉल्ट कारखाने की दीवार गिरने से ये दुर्घटना घटी है। कई श्रमिकों के इस दुर्घटना में मरने की आशंका बताई जा रही है। तो मोरबी में नमक कारखाने में ये बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ पर 7 श्रमिकों के शव फिलहाल निकाले जा चुके हैं, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ दबे हो सकते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता रवि मोटवानी मोरबी से सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या है पूरी खबर के बारे में, क्या अपडेट इस वक्त? जी जरूर से बता देता हूँ। हड़वद तहसील में जो नमक का फैक्ट्री है सागर सोल्ट नाम की, उसमें 30 श्रमिक काम कर रहे थे। कुछ घटना घटी, उसमें एक दीवार गिर पड़ी, उसमें 15 जितने श्रमिक डट चुके थे, जिसमें से पहले 7 श्रमिकों का मृतदेह हुआ था। उसके बाद तंत्र ने वहां पे कामगिरी की, उसके बाद वहां से और 5 लोगों के मृतदेह मिले।
रांची संत जेवियर्स कॉलेज में स्थापित इको टास्क फोर्स द्वारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पक्षियों की एक स्वस्थ आबादी को संरक्षित करते हुए प्रवासी पक्षियों के प्रजनन, गैर प्रजनन के साथ साथ ठहरने वाले आवासों की सुरक्षा के विषय में जागरूक करना रहा। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम देशभक्त कवि मुकुंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 मई 1934 को हुआ था। अपने लेखन के माध्यम से दास ने ग्रामीण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया। मुकुंद दास का जन्म 22 फरवरी 1878 को मुंशीगंज जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार बारिसाल चला गया, जहां वे स्थायी रूप से बस गए। दास अपने पिता से वैष्णव भजन सुनते हुए बड़े हुए और स्वयं भी भजन लिखने और गाने लगे। वे बंगाली शिक्षाविद और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। दास ने साधु रासनंद ठाकुर से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। अश्विनी कुमार दास ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में बारिसाल टाउन हॉल में प्रेरक भाषण दिया। दत्त चाहते थे कि नेताओं के संदेश नाटकों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाए जाएं। मुकुंद दास अश्विनी कुमार दास के भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महान देशभक्त की इच्छा पूरी करने का इरादा किया। 3 महीने में ही उन्होंने मातृ पूजा नाटक की रचना कर ली। इस नाटक का मुख्य विषय देशभक्ति और स्वाधीनता आंदोलन था। दास ने बंगाल के गांवों में नाटकों के मंचन के लिए स्वदेशी थिएटर ग्रुप बनाया। 1906 में मुकुंद दास ने बारिसाल के विभिन्न स्थानों में अपने नाटकों का मंचन किया और उसके बाद नोआखाली और त्रिपुरा में नाटकों का मंचन किया। 2 वर्ष तक सफलता पूर्वक संचालन के दौरान मातृ पूजा ने बंगाल के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। प्रेस ने इस नाटक का और अधिक प्रचार प्रसार किया। वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू ने इस नाटक को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी बंगाल और असम की नवगठित सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए नाटक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1908 में पुलिस ने दास को उस समय रोक लिया जब वे बागेरहाट में नाटक का मंचन करने का प्रयास कर रहे थे। मुकुंद दास को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मुकुंद दास भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो मुकुंद दास कोलकाता में बस गए। सरकार ने मातृ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए दास ने प्रतिबंध से बचने के लिए सामाजिक नाटक लिखने शुरू किए। 1932 में सरकार ने उनके सभी नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद दास केवल गायन तक सीमित रह गए। वे अपनी नाटक मंडली के साथ केवल संगीत शो करने लगे। मुकुंद दास का निधन 18 मई 1934 को हुआ। उनके लेखन का अपार संग्रह दशकों तक भारत के लोगों को प्रेरित करता रहा। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। आज हम शहीद गोरमीन खान को भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को पकड़ लिया। खान को 1857 में आजीवन निष्कासन और सश्रम कारावास की सजा दी गई। अप्रैल 1858 में उन्हें बम्बई से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। जेल से भागने के प्रयास में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 18 मई। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में कल सुबह 7 से दोपहर बाद 3 बजे तक होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टियां रवाना। पहले चरण के कई निर्वाचन क्षेत्रों की आज भी हुई मतगणना। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस के नेताओं ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, जताई दावेदारी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का किया उद्घाटन। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के पोस्टर का हुआ विमोचन।